नाउ अबाउट एजियोमेथल क्वांटम नंबर, सबसिडियरी क्वांटम नंबर, और ये बेटा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, इसलिए इसे एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से। क्या बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन मेन सेल में, इन सेल्स के अंदर क्या बनी होती है? सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या बनी होती है? ऑर्बिटल। तो ये बताएगा सब सेल के बारे में। एल की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? फॉर ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेल, तो एल की वैल्यू डिसाइड करेगा एल, मतलब एल की जो वैल्यू क्या आने वाली है डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रिंसिपल सेल के सब सेल के बारे में पूछ रहे हो। अब हर बिल्डिंग में रूम तो सारे जरूर नहीं बराबर हो, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में बता दे 25 है, तो कितने रूम है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो। तो एल बताएगा सब सेल के बारे में कितनी सब सेल्स होंगी, ये एन डिसाइड करेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेल हैव द हाउ मेनी सब सेल्स, 0 से लेकर बेटा n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक। n की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1। यहाँ पे 0 मतलब नथिंग नहीं है, 0 एक सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 0 मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, 0 एक वैल्यू है यहाँ पे, और वो एक सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कहते हैं प्रिंसिपल सेल n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस ये चारों तरफ की किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट की। तो इसमें कितने सब सेल हैं? तो फॉर n = 1 बेटा एल की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द फर्स्ट प्रिंसिपल सेल देयर इज ओनली वन सब सेल, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब सेल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब सेल है, एक ही सब सेल है। एल 0 है, एक ही वैल्यू है तो एक सब सेल है बेटा। अगर एल की वैल्यू 0 आए ना तो वो रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल, इसका नाम है एस। जैसे आपकी रोल नंबर अलग अलग, आपके नेम्स अलग अलग है, तो एल = 0 ये हमारा रोल नंबर है किसी का, तो इसका नाम भी तो होगा कुछ। तो एल = जब 0 ना तो किसके बारे में बताता है? अबाउट द एस सब सेल। एल 0 आ गया मतलब कौन सब सेल है? एस सब सेल। अच्छा जी, n = 2 के लिए बेटा एल की वैल्यू क्या आई? 0 and 1। n जब 2 होगा तो 0 और 1 वैल्यू आई। तो सेकंड प्रिंसिपल सेल में कितनी सब सेल्स हैं? 2 सब सेल्स हैं। सेकंड प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल है, 2 वैल्यू है तो 2 सब सेल है। l = 0 तो होता है बेटा s, और l = 1 का नाम होता है p सब सेल। ऐसे l = 2 का नाम होता है d सब सेल। l की वैल्यू 3 आए तो f सब सेल, l की वैल्यू 4 आए तो g सब सेल। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल सेल में 2 सब सेल्स हैं, कौन कौन सी भैया? 2s and 2p, ये 2 है। n = 2s से आगे 2 लगाए, 2 बताया प्रिंसिपल सेल के बारे में, मेन सेल के बारे में। और सेकंड प्रिंसिपल सेल में कौन सब सेल है? s और p। l = 0 का मतलब s और l = 1 का मतलब p। अब कोई अपने से पूछ रहे इज द 1p पॉसिबल? क्या आप 1p लिखोगे? नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? ध्यान सुनना चाहिए, क्यों पॉसिबल है बेटा? जब n ये आगे n होता है, n = 1 होता है ना तो l की वैल्यू 1 है 0। जब n = 1 है ना उस टाइम l की वैल्यू 1 है 0, और l = 0 का मतलब s तो s होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में तो एक ही सब सेल है, 1s ओनली। सेकंड प्रिंसिपल में 2 है, कौन कौन सी? s और p। सिमिलरली n = 3 थर्ड प्रिंसिपल सेल के लिए l की वैल्यू क्या है बेटा? 0 1 2, 3 वैल्यू आ गई। तो एक तो आपसे पूछा जाए ए प्रिंसिपल सेल n हैव द हाउ मेनी सब सेल? एक n प्रिंसिपल सेल में कितने सब सेल हैं? तो इक्वल टू इट्स वैल्यू। बेटा जो इसकी वैल्यू उतनी उसमें सब सेल। अब ध्यान देखो, n = 1 एक सब सेल है, n = 2 2 सब सेल है, s और p। n = 3 देखो 3 सब सेल हो गई। कौन कौन सी? 0 मतलब 3s, 1 मतलब 3p और 2 मतलब 3d। को थर्ड प्रिंसिपल सेल में 3 सब सेल है, 3s 3p 3d। ये कहते हैं इज द 2d पॉसिबल? क्या 2d पॉसिबल है? नो, ये आगे n होता है, तो अगर n 2 है ना तो लिख के देख लो l तो 2 है, 0 और 1, तो 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। ओके, तो d सब सेल की शुरुआत कहां से हुई बेटा? थर्ड प्रिंसिपल सेल से। सिमिलरली व्हेन n = 4 तो बेटा l की वैल्यू आ गई 0 1 2 3, 4 वैल्यू आ गई। तो एक प्रिंसिपल सेल कहते हैं 10th है, बताओ उसमें कितनी सब सेल है? तो कहोगे 10 में 10 सब सेल है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। ठीक, n = 4 में कितने सब सेल है? 4
0 मतलब 4s, 1 का मतलब 4p, 2 का मतलब 4d और 3 का मतलब 4f। अगर l की वैल्यू 3 है तो मतलब f सबसेल, l की वैल्यू 2 है तो d सबसेल। ठीक है, ये निकाल के देना। तो अभी पता चल गया अपने को एक प्रिंसिपल सेल में कितनी सबसेल्स प्रेजेंट है और वो कौन कौन सी। अब बोल दिया जाए, बताओ n is equal to 6. What do you mean by this? n is equal to 6. It means our electron present in the sixth principal cell. प्रिंसिपल सेल कौन से 6 है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है 6 सेल में। हाउ मेनी सब सेल्स आर हियर? 6। यहाँ पे 6 सब सेल्स हैं। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5। नेम बेटा 0 मतलब s, 6 प्रिंसिपल सेल के तो 6s, 1 मतलब p, 6 के तो 6p, 2 मीन्स d तो 6d, 6f, 6g और 5 है तो 6h। अगर l की वैल्यू 4 है तो सब सेल का नाम g है। अब तक 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए बेटा 4 ही सब सेल यूज हुए हैं, ओनली s p d f, यही 4 यूज हुए। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ये 4 ही यूज हुए हैं, जी एच यूज नहीं हुए। और एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे तो आगे ये यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर एल की वैल्यू 6 है तो सब सेल का नाम क्या है? आई। राइट, नो व्हाट टेल्स अबाउट दिस एल, ये एल किसके बारे में बताता है? देखो इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। एल एक तो बता देता है बेटा किसके बारे में? नंबर ऑफ सब सेल्स, नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन प्रिंसिपल सेल। कि प्रिंसिपल सेल में कितनी सब सेल्स हैं? एल की जितनी वैल्यू होगी उतने सब सेल हैं। ठीक है, एल से क्या पता चल जाता है बेटा? रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल्स। क्या पता चलेगा? रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल, कि वो जो सब सेल्स है ना उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है? रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल। मान लीजिए थर्ड प्रिंसिपल सेल है तो उस बेटा 3 सब सेल है, कौन कौन सी? 3s 3p 3d। क्या तीनों की एनर्जी बराबर है? नहीं बेटा, बोर्स में तो कहते हैं अगर n इज इक्वल टू 3 तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, n स्क्वायर की वैल्यू 9। जबकि रियल में इन तीनों की एनर्जी बराबर नहीं है। ये कहता है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल सेल के लिए जहां पे l बड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा, मीन्स एनर्जी का ऑर्डर होगा s सब सेल की सबसे कम, उस तरह p की, उस तरह d की, उस तरह f की। ये एनर्जी का ऑर्डर। अगर l की वैल्यू बढ़ेगी फॉर ए पर्टिकुलर n, अगर l बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। l की वैल्यू 0 से ज्यादा एनर्जी, l की वैल्यू 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, l वैल्यू बढ़ेगी। n इज इक्वल टू 5 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 सब सेल है, 0 1 2 3 4, ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर है। 5s की सबसे कम, फिर 5p 5d 5f 5g। ओके, और क्या पता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और किसके बारे में बताते हैं बेटे? शेप के बारे में। देखो ध्यान से सुनना सारी बातें। दैट टेल्स अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। बेटा अगर ऑर्बिटल s है तो s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल। s की शेप कैसे होती है बेटा? स्फेरिकल, s स्फेरिकल होता है। जैसे ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये क्या होगा? 1s। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अगर 2s की बात करो तो ये न्यूक्लियस, ये इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। थोड़ा गैप छोटा, ये एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, एटम एनर्जी डिसकॉन्टिन्यूस होती है, तो ये सारे एनर्जी इवन वाले हैं। फिर एक गैप की बात देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो गई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गई। तो देखो ये क्या हो गया? ध्यान से देखना चाहिए। ये हो गया बेटा 1s और ये पूरा देखोगे ये क्या होगा? 2s। 1s और 2s के बीच का एक खाली जगह, ये क्या है? नोडल सरफेस, रेडियल नोड। क्या ये नोडल सरफेस या क्या है बेटा? ये रेडियल नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। s की शेप स्फेरिकल। ऐसे 3s तो ये 1s के लिए हो गया, मान लीजिए गैप के बाद ये 2s के लिए हो गया, फिर गैप के बाद 3s के लिए हो गया। तो 1s और 2s के बीच खाली जगह नोडल सरफेस, फिर 2s और 3s के बीच जगह फिर नोडल सरफेस। तो 3s के लिए नोडल सरफेस 2 आ गए कि नहीं? 1s और 2s के बीच का और 2s और 3 के बीच का। 1s में नोडल सरफेस 0, 2s में नोडल सरफेस 1, 3s में नोडल सरफेस 2। नोडल सरफेस का फॉर्मूला ये था n माइनस l माइनस 1। रखो थर्ड प्रिंसिपल सेल n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू s है s
तो 0 -1। तो अगर 3s की बात करो तो बेटा नोडल सरफेस 2 आ गए, ठीक है। 2s में नोडल सरफेस दो, 2s में तो n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 0, s के लिए l की वैल्यू 0, तो n - l - 1, तो 2s के लिए नोडल सरफेस आ गया एक। कोई ये पूछे बता 4s में कितने नोडल सरफेस हैं, 4s में कितने नोडल सरफेस हैं 4s में, तो n4 -l, l की वैल्यू 0 -1, कितने नोडल सरफेस है 3। कैसे, ए न्यूक्लियस, ये तो 1s वाली जगह हो गई, फिर थोड़े गैप छोड़ के बाद बेटा 2s वाली जगह आ गई जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, फिर थोड़ा गैप छोड़ के 3s वाली आ गई, फिर थोड़ा गैप छोड़ के 4s वाली आ गई, तो नोडल सरफेस कितने आए 1 2 3, ठीक, नोडल सरफेस। अच्छा अब सुनो बात एक और कि L बताओ अपने को नोडल सरफेस कितने होंगे पता देगा कि नहीं, नोडल सरफेस का फॉर्मूला n - l - 1, तो L पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा नंबर ऑफ नोडल सरफेस। अच्छा और नोडल प्लेन होते हैं बेटा L, नोडल प्लेन कितने होते हैं L, ये भी बताएगा अपने को, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वही नोडल प्लेन। अब बताओ L इज इक्वल टू 0 फॉर द सबसेल, तो नोडल प्लेन भी यहाँ पे 0, जो L की वैल्यू होगी उतने नोडल प्लेन, तो S सबसेल में नोडल प्लेन नहीं है, कि नोडल प्लेन L के बराबर होते हैं। अब देखो अगर ये स्फेरिकल है, S कैसा शेप है स्फेरिकल शेप का, अगर ये स्फेरिकल शेप का है तो बेटा कोई भी प्लेन ऐसा पास कर पाएंगे जहां पे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, कोई ऐसा प्लेन पास कर पाओगे जहां पे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, बेटा स्फेरिकल है तो न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, तो यहां से हम एक भी प्लेन ऐसा पास नहीं कर पाएंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल बता सको, तो इसलिए S में नोडल प्लेन 0। अच्छा जी L और क्या बताता है, मान लें हम बात करें 2p में नोडल सरफेस बताओ, तो बेटा n2 -l1, l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1 -1, तो 2p में नोडल सरफेस नहीं है, क्यों नहीं है, सेकंड प्रिंसिपल सेल की बेटा p सब सेल की शुरुआत 2 से तो हुई है। हाँ 3p के लिए पूछे तो नोडल सरफेस एक आ जाएगा, 2p और 3p के बीच खाली जगह, यहाँ पे निकालो n3 -1 -1, तो यहाँ पे नोडल सरफेस एक आ गया, 2p और 3p के बीच का खाली जगह, 3p और 4p के बीच खाली जगह एक और आ जाएगी, तो नोडल सरफेस बता रहे हो तो n - l - 1, p की शेप डंबल होती है, p में नोडल प्लेन, तो p की वैल्यू p सबसे l की वैल्यू 1, तो p में नोडल प्लेन भी एक है, मान ले मैं कहूँ px, तो देखो ये px, मान ले ये x एक्सिस है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ पे x एक्सिस में है, अब यहाँ से प्लेन पास कर दो, कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हो गए, यहाँ पे एक हो गए, अगर x एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है तो प्लेन अपना yz हो गया, अगर ऑर्बिटल कहे py तो इलेक्ट्रॉन y एक्सिस के लोग हैं, तो बेटा नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा zx, तो p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होगा, ठीक। अच्छा जी तो p की शेप कैसी होती है डंबल, d की शेप कैसी होती है बेटा, d सबसेल में आप बताओ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, तो अभी बता दिया मैंने, s की शेप स्फेरिकल और p की शेप डंबल, d की भी सुन लो, d में बेटा 5 ऑर्बिटल होती है, अलग अलग शेप होती है, एक होती है ये वाले x एक्सिस है y एक्सिस है, तो dx² - y², dx² - y², इलेक्ट्रॉन इन x और y एक्सिस के प्रेजेंट है, अगर कहें dxy तो इलेक्ट्रॉन बेटा x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, यहाँ पे नोडल प्लेन 2 हो जाएंगे, एक तो बेटा यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन x और y के बीच में, तो एक तो हो जाएगा xz प्लेन और एक yz प्लेन, ठीक है, d के लिए l की वैल्यू 2 है तो नोडल प्लेन में 2 होंगे, d की शुरुआत 3 से 3d, क्योंकि l की वैल्यू 0 1 2, ये कब आएगी जब n = 3 होगा, तो थर्ड प्रिंसिपल से शुरुआत हुई d सबसेल की, तो 3d के लिए नोडल सरफेस तो नहीं होगा कि शुरुआत 3 से हुई है, हाँ 4d के लिए हो जाएगा एक, कहाँ पे 3 और 4 के बीच में, तो आप ऐसे मत निकालो जो सीधे फॉर्मूला से निकालो, कोई कहे 3d के नोडल सरफेस बताओ, तो 3d n की वैल्यू 3, l 2,
n माइनस एल माइनस वन क्या है 0। नोडल प्लेन बताओ तो d के लिए l की वैल्यू 2, तो नोडल प्लेन 2 है भाई। अच्छा जी, और ये हो गया एक्स वाई। ऐसे वाई जेड बताना हो तो बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इसे बोलते हैं डबल डम्बल शेप या क्लोवर लीफ शेप। और अगर कहें जेड एक्स तो इलेक्ट्रॉन होंगे जेड और एक्स एक्सिस के बीच में डबल डम्बल, ठीक है। और बेटा अगर बात करें डी जेड स्क्वायर, डी सबसे पहले 5 ऑर्बिटल होंगे, आगे आगे पढ़ेंगे अभी, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जेड एक्सिस के अलॉन्ग और थोड़े से एक्स वाई प्लेन में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और इस सर्कल में ये बता रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे इस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है थोड़े से एक्स वाई प्लेन में। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक। तो डी सब सेल की है तो डोनट शेप, खाने में भी यूज होती है। इसकी वैल्यू तो क्या बताइए क्या होती है, 0 से लेकर n-1 तक। क्या बताता है सब सेल्स के बारे में, कितनी सब सेल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी n के बराबर। अगर n 1 है तो 1 सब सेल, 2 है तो 2 सब सेल, 3 है तो 3 सब सेल। किसके बारे में बताता है, आप कंपेयर द एनर्जी ऑफ सब सेल। बताता है टेल्स अबाउट ऑफ शेप, s है तो स्फेरिकल, p है तो डम्बल, और d है तो बेटा उसमें डी जेड स्क्वायर तो डोनट, ये तो डोनट चाइनीज खाने में खाते हैं डोनट, जैसे हॉट बर्गर वगैरह होता है ऐसे ही, हॉट डॉग बर्गर ऐसे ही डोनट से। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ पे जेड एक्सिस में, और बाकी 4 ऑर्बिटल हो कैसे क्लोवर लीफ, या तो बोलते हैं क्लोवर लीफ या क्या बोलते हैं डबल डम्बल, या तो बोलते हैं क्लोवर लीफ या डबल डम्बल, ठीक। तो शेप के बारे में बताता है। और किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड नोडल प्लेन। बेटा किसी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड होंगे, n माइनस एल माइनस 1, एल पता चलता है आप रेडियल नोड डाल दोगे। और नोडल प्लेन कितने होंगे एल, कोई कहे 3D में नोडल प्लेन बताओ तो 2 है, रेडियल नोड दो रेडियल तो n3 l2 माइनस 1 कितने 0। 4f में रेडियल नोड बताओ तो f की शुरुआत हुई 4 से 0 मिलेगा, देख लो रखिए n4 3 माइनस 1 0। और नोडल प्लेन पूछे तो नोडल प्लेन इसमें 3 है, ठीक। तो एल से अपने को रेडियल नोड और नोडल प्लेन के बारे में पता चल जाएगा। और किसके बारे में बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान सुनना, टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चल जाएगा। फॉर्मूला होता है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h/2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। देखो ये कि आप थर्ड ऑर्बिट का क्या होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो थर्ड ऑर्बिट तो 3h/2 पाई, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई क्या है ऑर्बिट। और ऑर्बिटल कोई कहे आप 3D ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, एक तो कहे इसका सुन, एक तो कहे ऑर्बिट, तो ऑर्बिट कौन से थर्ड, तो क्या होगा 3h/2 पाई। और एक आप इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ तो वो यहाँ पे L डिसाइड करेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ L, D सब सेल के L की वैल्यू 2 होती है। देख S के लिए L 0, P के लिए L 1, D के लिए L 2, तो यहाँ पे L की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1 h/2 पाई कितना होगा बेटा √6 h/2 पाई। इस h/2 पाई को इकट्ठा h बार भी लिख सकते हैं, इसे इकट्ठा ऐसे h बार भी लिख सकते हैं h/2 पाई कोई, ठीक। तो यहाँ से अपने क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। ये कहे आप 4s का ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो बेटा 4s का ऑर्बिट कहे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, तो 4h/2 पाई ये हो गया ऑर्बिट। ऑर्बिटल तो बेटा s सब सेल के l की वैल्यू 0, यहाँ पे l रखा जाएगा, l का कोई मायना नहीं है, तो s के लिए l की वैल्यू 0, तो बताओ 0 होगा कि नहीं, तो 0 हो गया। 6s कहता तो s सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो 0 आएगा। तो ये बताता है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा जी, एक बात और सुनना, यहाँ पे साथ थोड़ी ग्राफ के बारे में सुनना, फिर आगे ऑर्बिट के बारे में और बताएंगे। अगर ये गए आप ना रेडियल वेव फंक्शन सही होता है, रेडियल आर से प्रेजेंट कर रहे हो वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये साई 1s के लिए ग्राफ लो, तो बेटा 1s इलेक्ट्रॉन्स के ना
आसपास न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत होगी। तो यहाँ पे 1s के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, 1s के लिए ये। अगर गया 2s के लिए, बताओ ध्यान से देखना, 2s के लिए तो बेटा 2s के लिए कैसे लेंगे, r वर्सेस दिस 2s के लिए। तो बेटा ये मैक्सिमम और फिर उसके बाद ऐसे चला जाएगा ग्राफ। ध्यान सुनिए 2s के लिए क्यों भाई, बीच में यहाँ पे साई की वैल्यू 0 हो गई। ये बेटा वो जगह है, देख ये न्यूक्लियस, ये 1s फिर थोड़ा गैप आ गया जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो गई। ये एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, E1 और E2 में गैप मिलेगा। तो ये E1 एनर्जी वाले, ये E2 वाले, तो बीच में गैप मिलेगा, गैप। ये गैप क्या है, नोडल सरफेस, जहां पे साई की वैल्यू लगभग क्या होगी, 0। तो बेटा ये यहाँ पे नोडल सरफेस आ गया। ये वेव की तरह चलता है इसलिए लिख दिया ये प्लस और ये माइनस। ठीक, अगर कहे कि जी आप किसके बारे में बताओ, 2p का ग्राफ बताओ, 2p, तो देखो ये ध्यान देना, ये r वर्सेस r, 2p का बताना है ना। तो बेटा p की शुरुआत तो हुई सेकंड प्रिंसिपल से है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और फिर धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये ग्राफ आएगा 2p का। चाहे 2p का कहे तो बेटा ये आएगा, 3d का कहे तो भी आएगा, 4f का कहे तो भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटा 2p की, 3d की, 4f की शुरुआत उनकी साई की वैल्यू न्यूक्लियस के बिल्कुल पास तो 0 होगी। ये 1s है, 1s, ये तो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे तो साई मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू 2p, 3p, 4f के लिए यहाँ पे 0 क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत सेकंड सेल से हुई है, एक गैप छोड़ के शुरुआत हुई है। अच्छा, अगर कहे जी r स्क्वायर मतलब साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन स्क्वायर कर दो, 1s के लिए यही रहेगा। ठीक है बेटा, 2s के लिए देखो ध्यान दे रहे हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, r स्क्वायर। अब r स्क्वायर कर दिया, अब बता बेटा एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन चलता है और r स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिलेगा, ये मॉडुलस ले रखा है, ये साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इसलिए ग्राफ को आप नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं दिखाओगे। अगर 2s की बात करें तो ऐसे ग्राफ दिखा दोगी, ये हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ ये 2s और ये 1s के लिए ये बीच में क्या आ गया, नोडल सरफेस। ठीक, r स्क्वायर का ग्राफ अगर यहाँ पे लो तो ये ऐसा रहेगा। अच्छा, ये कहे कि हम ना वो एक थिक सेल लेने, जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इसकी कहते हैं r प्लस dr है, तो आप वो एक सेल का सरफेस ले लो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, सिर्फ वो ले लो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ले लो 4πr स्क्वायर, वो थिक सेल जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है, तो बेटा 1s के बिल्कुल न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम नहीं मिलेगी, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे मिलेगी मैक्सिमम। ये ग्राफ है 1s के लिए, ऐसा है कि ये वो ये कह दिया ये न्यूक्लियस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कह दिया इससे लेके इस तक की जगह में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द हाईएस्ट ये इतने में, इसमें तो ये हाईएस्ट वाला। अरे बेटा डिस्टेंस क्या होगी पता है, कौन सी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की कैपेसिटी मैक्सिमम 1s की 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब r इज इक्वल टू 1 तो 0.529 n स्क्वायर बाई z स्क्वायर, ऐसा है। अगर बात करें हम किसके लिए, 2p के लिए, 2p के लिए, तो बेटा 2p का भी ऐसा ही आएगा, एक गैप के बाद इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होंगे। 4f के 3d के लिए भी ऐसे 4f के लिए भी। और अगर आपको कि 2s के लिए 4πr स्क्वायर वर्सेस r, 2p के लिए इतना कहेंगे हम, 3p के लिए 2s के लिए बात करें तो देखिए ये ग्राफ होगा 2s के लिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s और ये बीच में क्या होगा, नोडल सरफेस। ऐसा ग्राफ 2s के लिए आएगा और 3p के लिए आएगा, 2p और 3p के बीच खाली जगह। ऐसा ग्राफ किसके लिए आएगा, 4d के लिए, 3d और 4d के बीच खाली जगह, 2s, 3p और 4d। और ऐसा ग्राफ 5f के लिए आएगा। देखिए 3s का कैसा आएगा, तो 3s के लिए ऐसा देखिए, ये 1 और 2 के बीच खाली जगह, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच खाली जगह, ये आ गया ग्राफ किसके लिए बेटा, 3s के लिए। ये 1s क्या है, इस प्रोबेबिलिटी 2s के लिए, 3s की। ठीक है, तो अगर हमें l की वैल्यू पता चल गई, SPD की वैल्यू पता चल गई, तो इन ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक है जी मैग्नेटिक
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ml से, खाली m से भी। ये बता नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल, ना सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल। एक सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ml की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक। अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1। एक वैल्यू है मतलब एक ऑर्बिटल, 3 वैल्यू है 3 ऑर्बिटल। l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 0 1 2। तो d सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। d सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल। मतलब एक सबसेल में कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, 2l + 1, इतनी ऑर्बिटल्स होंगी। 2l क्यों करते बेटा, -l से लेकर +l तक। तो एक l तो -l वाला हो गया, एक +l वाला हो गया और 1 हो गया बीच में 0 के लिए। -1 + 1 और 0 3 हो गए कि नहीं है, या -2 -1 1 2 और बीच का एक 0। तो आपको सीधे बताना हो कि बताओ f सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, तो 2l + 1, f के लिए l की वैल्यू 3 है +1 7 होंगी। कौन कौन सी है साहब, देखिए यहाँ से वैल्यू बतानी हो तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होंगी बेटे 7 ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक, तो p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं, p सबसेल, p के लिए l की वैल्यू 1 कितनी है, -1 0 1। इनका नाम देते बेटा अलग अलग से, px py pz। ठीक है, अगर pz कहे तो वैल्यू 0 है, px कहे तो +1, py कहे तो -1। l = 2 के लिए भी वैल्यू याद रखना, -2 -1 0 1 2। तो नाम क्या क्या है, dz2 dxz dyz dxy और dx2 -y2। देखो pz के लिए 0 फिक्स है, ऐसे dz2 के लिए भी क्या वैल्यू 0। अगर ml की वैल्यू d सबसेल के लिए 0 है तो कौन सी है, dz2। अगर ml की वैल्यू प्लस या -1 है तो उनमें से ये 2 हो सकती है, तो dyz और ये dzx। अगर ml की वैल्यू प्लस या -2 है तो उसमें 2 वैल्यू हो सकती है, या तो dxy या dx2 -y2। ml क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। इनको नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। एक लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन बताया था अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर बताया बेटा रिवॉल्यूशन अराउंड ओन एक्सिस, क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 वैल्यू बताई गई हैं, +12 एंड -i फॉर द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। तो सेल में एट लास्ट सेल में होती है सबसेल, सबसेल में होती है ऑर्बिटल्स। ये कह दिया जाए, बताओ n = 5, क्या बता रहे, तो 5th प्रिंसिपल सेल। 5th प्रिंसिपल सेल में सबसेल कौन कौन सी हैं, तो L 0 1 2 3 4, कौन सी, S P D F G। तो 5S 5P 5D 5F 5G। बताओ L = 1 के लिए p सबसेल के लिए कितनी ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल कौन बताएगा बेटा, ml। वैल्यू तो होगी -l से +l, 3 ऑर्बिटल होंगी। f में बताओ रहा कितनी ऑर्बिटल है, f सबसेल में, तो -3 से +3 कितनी होंगी, 7 ऑर्बिटल होंगी। तो सबसेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, 2l + 1, इतनी ऑर्बिटल्स होंगी। एक और बात याद रखना, अगर p की वैल्यू 0 है तो कौन सी है बेटा, pz है ये। ऐसे अगर d के लिए वैल्यू 0 है तो कौन सी ऑर्बिटल है, dz2। pz का ml 0 और dz2 के लिए ml की वैल्यू 0। ठीक, आगे कल इसे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।